एनसीईआरटी मंथन कार्यक्रम में आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। हम लोग 12वीं एनसीईआरटी मंथन कार्यक्रम के तहत 12वीं के पहले चैप्टर अर्थशास्त्र का परिचय, इस पर हम लोग बहुत बारीकी के साथ, बहुत सूक्ष्मता के साथ विमर्श कर रहे हैं। हम लोग 12वीं एनसीईआरटी मंथन कार्यक्रम में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ चर्चा को शुरू किए हैं और जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं, सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत क्रमबद्ध तरीके से, बहुत व्यवस्थित तरीके से तैयार किए जा रहे हैं। और पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के परिचर्चा में हम लोग एनसीईआरटी के हर लाइन पर चर्चा करेंगे, एक एक लाइन पर चर्चा करना है। चलिए, कल चर्चा के दौरान अंत में आप सभी लोगों से एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न था माइक्रोज, जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में कौन सा शब्द है। आप बहुत सारे छात्रों ने इसका जवाब दिया है। अनुराग, अमीषा, अंजलि, थानेश्वर, प्रभाकर, अरविंद, मनोज सर और रंजना, इन लोगों ने इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया। माइक्रोज, जिसका अर्थ छोटा होता है, यह ग्रीक भाषा का शब्द है। चलिए, हम लोग आज के परिचर्चा को शुरू करते हैं। सुमन, ध्यान से प्रश्नों को सुनना है, बहुत आराम से एक एक स्टेप को समझना है। पहला प्रश्न है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें गति तो होती है पर गति की दर समान रहती है, क्या कहलाती है। ऑप्शन दे रहे हैं, स्थैतिकी, प्रवैगिकी, तुलनात्मक स्थैतिकी, स्थिर गतिकी। स्थैतिकी बिल्कुल सही, स्टैटिक्स या स्थैतिकी। तो अब हम लोगों को सिर्फ रटना नहीं है सुमन, ठीक है, रट लेना ये समस्या का एकदम समाधान नहीं है, चीज़ों को समझना भी है कि आखिर स्थैतिकी क्या है, प्रवैगिकी क्या है, और स्थैतिकी और प्रवैगिकी में अंतर क्या है ना। स्थैतिकी का मतलब है, इसको हम एक उदाहरण से तुमको समझाएं। स्थैतिकी और प्रवैगिकी को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो हम इस महीने में भी 50,000 रुपया कमाए और अगले महीने में भी हमको 50,000 रुपया मिला, ठीक है। हम इस महीने में भी बाइक से चलते थे, अगले महीने में भी हम बाइक से ही चलेंगे। बोलो, कोई हमारे जीवन में कोई हलचल हुआ, कोई उतार चढ़ाव बहुत नहीं हो गया। लेकिन सोचो, हम इस महीने में 50,000 रुपया कमाए और अगले महीने में हमारा लॉटरी लग गया, ठीक है, अचानक 2 करोड़ रुपया मेरे पास आ गया। अब बताओ, हम बाइक से चलते थे, अब हम क्या करने लगेंगे, हम 4 व्हीलर ले लेंगे, नहीं फ्लाइट खरीद लेंगे। हमारा पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा कि नहीं। मतलब हमारे जीवन में एक हलचल आया, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आया। ये प्रवैगिकी है, ये जो दशा है ये प्रवैगिकी है। लेकिन हम लोग जो शुरू वाला जो उदाहरण लिए थे कि हम इस महीने में भी हमको वेतन के रूप में 50,000 रुपया मिला, अगले महीने में भी हमको 50,000 रुपया मिला, जो लाइफ स्टाइल हमारा पिछले महीने में था वही लाइफ स्टाइल हमारा अगले महीने में भी रहेगा, ये स्थैतिकी। क्लियर। स्थैतिकी और प्रवैगिकी में अंतर समझ में आ गया। तो प्रश्न था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें गति होती है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल लिए कि हम 50,000 रुपये इस महीना में भी कमाए और अगला महीना में भी 50,000 रुपया कमाए, तो परिवर्तन तो हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो परिवर्तन कैसा है, तो समान दर से होने वाला परिवर्तन है। क्लियर। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें गति तो होती है पर गति की दर समान रहती है, कहलाती है स्थैतिकी। क्लियर। अगला प्रश्न पर हम लोग हैं। दूसरा प्रश्न है आज का, आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा, आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा जिसमें आर्थिक परिवर्तनों के साथ परिवर्तनों की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है। हम ऑप्शन दे रहे हैं, प्रवैगिकी, स्थैतिकी, तुलनात्मक स्थैतिकी, प्रक्रियात्मक स्थैतिकी। तो जान लो, आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा जिसमें आर्थिक परिवर्तनों के साथ परिवर्तनों की प्रक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वो कहलाता है प्रवैगिकी। ठीक, अभी हम लोग चर्चा किए प्रवैगिकी क्या है। प्रवैगिकी का मतलब है अर्थव्यवस्था में हलचल उत्पन्न करना, अर्थव्यवस्था में अचानक उतार चढ़ाव उत्पन्न होना, ये प्रवैगिकी हो सकता है, ठीक है। इसको हम लोग डायनामिक्स कह सकते हैं, ठीक। अब चलो अगले प्रश्न पर हम आते हैं। अगला प्रश्न है, बड़ा महत्व का प्रश्न है सुमन। अर्थशास्त्र में स्थैतिक एवं प्रवैगिक शब्दों का प्रयोग
सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? मतलब कौन अर्थशास्त्री हैं जो स्थैतिक अर्थशास्त्र और प्रायोगिक अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किए? ठीक, तो ये जान लो, J.S. मिल वे पहले अर्थशास्त्री हैं जो स्थैतिक अर्थशास्त्र और प्रायोगिक अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किए। कौन थे? J.S. मिल। J.S. मिल ने स्थैतिक अर्थशास्त्र और प्रायोगिक अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किया। क्लियर? अच्छा, एक प्रश्न है, ध्यान से सुनना। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र कला भी है और विज्ञान भी है, यह कथन किसका है? अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है, यह कथन कोसा का है। किसका है? कोसा ने क्या कहा? अर्थशास्त्र कला और अर्थशास्त्र विज्ञान दोनों है। किसने कहा? कोसा ने। स्थैतिक और प्रायोगिक शब्द का प्रयोग किसने किया पहली बार? J.S. मिल। J.S. मिल ने किया। क्लियर? अब चलो अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से सुनना। प्रश्न है, सामान्य से विशिष्ट की ओर का संबंध है। सामान्य से विशिष्ट की ओर का संबंध है। हम ऑप्शन दे रहे हैं, आगमन प्रणाली से, निगमन प्रणाली से, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखो सुमन, हम लोग ये बात जानते हैं कि हम लोगों को सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को रटना नहीं है, हम लोगों को एक धारणात्मक समझ विकसित करना है, कॉन्सेप्ट अपना बनाना है। ठीक है, तो हम लोगों को ये पहले जानना होगा कि आगमन प्रणाली क्या है, निगमन प्रणाली क्या है। ठीक है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न रहते हैं। आगमन प्रणाली और निगमन प्रणाली को बहुत ध्यान से समझना। इकोनॉमिक्स में अध्ययन की या इकोनॉमिक्स को पढ़ने की दो विधियां हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में जितने भी तरह के नियम बने ना, वो नियम या तो आगमन विधि से बने या निगमन विधि से बने। अर्थशास्त्र में जितने भी तरह के नियम हैं, सभी नियमों के विकास की दो विधियां हैं, या तो आगमन विधि है या तो निगमन विधि है। ठीक, तो पहले जानो कि निगमन प्रणाली क्या है। निगमन प्रणाली को हम लोग डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं। कौन सा मेथड कहते हैं? डिडक्टिव मेथड भी इसको हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग अनुमान प्रणाली भी कहते हैं। निगमन प्रणाली का हम लोग 3 नाम देख लीजिए, बोलो तो कौन कौन सा नाम? हम लोग अनुमान प्रणाली भी इसको कहते हैं, इसको हम लोग निगमन प्रणाली भी कहते हैं, इसको हम लोग डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं। ठीक, देखो इकोनॉमिक्स में बहुत सारा ऐसा नियम बना बाबू, जिस नियम को बनाने के लिए कोई सांख्यिकीय आंकड़ों की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत सारा नियम इकोनॉमिक्स का ऐसा बना जिस नियम को बनाने के लिए किसी भी तरह के आंकड़े की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक, तो वो नियम आखिर बना कैसे? वो नियम कैसे बना कि कुछ सामान्य सत्य के आधार पर, सामान्य सत्य के आधार पर विशिष्ट सत्य की खोज किया गया। ठीक है, सामान्य सत्य से विशिष्ट सत्य की ओर जाने का जो तरीका है, ये कहलाता है निगमन प्रणाली। ठीक, निगमन प्रणाली में कहां से कहां जाया जाता है? सामान्य सत्य से विशिष्ट सत्य की ओर। इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो हम लोग एक सामान्य सत्य जानते हैं कि मनुष्य मरणशील होता है, मनुष्य मरता है, या कोई भी मनुष्य रहे, तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं ABCDEFGH कोई भी आदमी सब मरेगा। एक सामान्य सत्य क्या था? मनुष्य मरणशील है। और विशिष्ट सत्य क्या है? कि अब्दुल भी मरेगा, तो राम भी मरेगा, श्याम भी मरेगा। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग देखें कि सामान्य सत्य से विशिष्ट सत्य की ओर जाने का जो पद्धति है, वो कहलाता है निगमन प्रणाली। निगमन प्रणाली में आंकड़े की जरूरत नहीं होती है, आंकड़ों की एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होती है। और एक बात जानो कि जो सामान्य सत्य भारत के लिए सही है, वही सामान्य सत्य अमेरिका के लिए भी सही होगा कि नहीं? वही बात इंग्लैंड के लिए भी सही होगा। इकोनॉमिक्स में जैसे एक नियम बना, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम बना कैसे? तो निगमन प्रणाली से। ठीक है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है? कि अन्य बातें समान रहने पर जैसे जैसे हम लोग किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करते हैं, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटने लगता है। जैसे एक गिलास पानी पिए,
फिर दूसरा गिलास पानी पिए, तीसरा गिलास पानी पिए, पानी की उपयोगिता लगातार घटेगा कि नहीं? बताओ, ये बात अगर तुम्हारे लिए सही है, ये बात मेरे लिए भी सही है कि नहीं? ये बात अमेरिका में रहने वाले आदमी के लिए भी सही है कि नहीं? तो हम लोग यहाँ चर्चा किए कि जो निगमन प्रणाली है, इसको हम लोग अनुमान प्रणाली भी कहते हैं, इसको हम लोग डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं। यह सामान्य सत्य से कहा जाता है विशिष्ट सत्य की ओर। एग्जाम्पल लिए हम लोग, मनुष्य एक मरणशील प्राणी है, इसका मतलब राम भी मरणशील होगा, इसका मतलब श्याम भी मरणशील होगा, इसका मतलब है अब्दुल भी मरणशील होगा। क्लियर? तो हम लोग यहाँ चर्चा कर लिए कि सामान्य से विशिष्ट की ओर का संबंध है किससे? आगमन प्रणाली से कि निगमन प्रणाली से? सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमन प्रणाली, आगमन प्रणाली नहीं। क्लियर? कोई दिक्कत? अगले प्रश्न पर आए। अगला प्रश्न है विशिष्ट से सामान्य की ओर का संबंध है। हम लोग शुरू में देखे निगमन प्रणाली में सामान्य से विशिष्ट, लेकिन जो आगमन प्रणाली जो है, जो इंडक्टिव मेथड जो है, ये विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लिए थे ना कि मनुष्य मरणशील है, इसलिए अब्दुल भी मरणशील है। ठीक? ये क्या कहता है कि जैसे अब्दुल मरणशील है, जैसे श्याम मरणशील है, मोहन मरणशील है। अगर 50 गो आदमी का हम लोग उदाहरण ले लें कि 50 गो आदमी मरेगा, इसका मतलब 51वां भी मरेगा कि नहीं? 52वां भी मरेगा, 100वां भी मरेगा। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर का संबंध किससे है? तो आगमन प्रणाली से। और आगमन प्रणाली के माध्यम से इकोनॉमिक्स में जो नियम बने, उस नियम को बनाने के लिए क्या किया गया कि सबसे पहले आंकड़े कलेक्ट किए गए। ठीक? और आंकड़ों का एनालिसिस किया गया, आंकड़ों का विश्लेषण किया गया, और विश्लेषण के आधार पर नियम बना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मांग का नियम, पूर्ति का नियम, परिवर्तनशील अनुपात का नियम, पैमाने के प्रतिफल का नियम। इकोनॉमिक्स में जितना भी ये सब जो नियम बना, इस नियम को बनाने के लिए क्या किया गया? सबसे पहले आंकड़ा व्यवस्थित किया गया, आंकड़ों का एनालिसिस किया गया, और उसके एनालिसिस के आधार पर जो है वो नियम बना। ठीक? तो विशिष्ट से सामान्य की ओर का संबंध आगमन प्रणाली से। इसका उल्टा अगर बोल दे बाबू, सामान्य से विशिष्ट की ओर तब तो निगमन प्रणाली से। क्लियर? तो हम लोग अगले प्रश्न पर जाएं। अगला प्रश्न है किस अर्थशास्त्री ने आगमन एवं निगमन प्रणालियों को परस्पर पूरक बताया? एक अर्थशास्त्री है मार्शल। हम लोग कल भी पढ़े थे मार्शल के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इनकी रचना है। मार्शल ने कहा कि आगमन प्रणाली और निगमन प्रणाली एक दूसरे के विरोधी प्रणाली नहीं है, बल्कि आगमन प्रणाली और निगमन प्रणाली दोनों पूरक है। ठीक है? दोनों एक दूसरे का सहयोग करता है। आगमन प्रणाली और निगमन प्रणाली विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे का पूरक है। कौन कहे थे जी? मार्शल कहते हैं। ठीक है? अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से सुनना। अगला प्रश्न ध्यान से सुनना। साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था होती है। हम ऑप्शन दे रहे हैं। साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था होती है। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उपरोक्त सभी। एक बात जान लो, साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 तरह का होता है। ठीक? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्लियर? साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने तरह का? 3। कौन कौन बाबू? तो पहला पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। देखो, समाजवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था या नियोजित अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का ही नाम है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था या नियोजित अर्थव्यवस्था। क्लियर? और हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कहते हैं बाजार अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था। ठीक है? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक? और हम लोग देख लिए साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 तरह का, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। ठीक? अगले प्रश्न पर आए। देखो, अगला प्रश्न है किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? तो एक बात जान लो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन का मालिक कोई निजी व्यक्ति होता है,
समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन का मालिक समाज होता है या सरकार होती है। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ये पीपीपी मॉडल के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। ये पीपीपी मॉडल है क्या? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पीपीपी का मतलब जी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करता है। कौन? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब इसमें निजी क्षेत्र भी होता है, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र भी होता है, इसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है। क्लियर? हम क्वेश्चन पर आते हैं। किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? समाजवादी, मिश्रित, पूंजीवादी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होना चाहिए मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र भी होता है और निजी क्षेत्र भी होता है। ये पीपीपी के मॉडल पर काम करता है। ठीक, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। हम ऑप्शन दे रहे हैं। अधिक उत्पादन, अधिकतम लोक कल्याण, आर्थिक स्वतंत्रता, लाभ कमाना। एक बात जान लो, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है इसको हम लोग केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम लोग नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। क्लियर? समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या क्या नाम था जी? केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, नियोजित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ उत्पादन के साधन का मालिक संपूर्ण समाज होता है या सरकार होती है। ठीक, समाजवादी अर्थव्यवस्था लोक कल्याण के लिए काम करता है, ये लाभ के लिए काम नहीं करता है। तो अब बताओ, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है? अधिक उत्पादन, अधिकतम लोक कल्याण, आर्थिक स्वतंत्रता या लाभ कमाना? अधिकतम लोक कल्याण। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य है अधिकतम लोक कल्याण। अगले प्रश्न पर आए। अगला प्रश्न है बाबू, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो एक बात जान लो, कीमत तंत्र आखिर है क्या? कीमत तंत्र या कीमत यंत्र क्या है, जानना चाहिए। कीमत यंत्र का मतलब होता है बाजार की शक्तियां। फिर तुम पूछोगे सर बाजार की शक्तियां क्या है? तो बाजार की शक्ति का मतलब होता है मांग और पूर्ति की शक्ति। बाजार की शक्ति का क्या मतलब है? मांग और पूर्ति की शक्ति। देखो, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वहां हर समस्या का समाधान मांग और पूर्ति के शक्तियों के द्वारा होता है, बाजार की शक्तियों के द्वारा होता है। ठीक, जैसे मान लो एक सेंट्रल प्रॉब्लम है, क्या उत्पादन किया जाए। अगर पूंजीपति को ये डिसाइड करना हो कि क्या उत्पादन करें, तो इसका निर्णय वो लेता है मांग और पूर्ति की शक्तियों से। वो देखता है कि किस वस्तु का मांग बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब मांग और पूर्ति की जो शक्तियां हैं, इन मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन सोचो, इसी समस्या का समाधान अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था में करना हो तो सरकार देखेगी कि सरकार समाज को जरूरत सबसे ज्यादा किसका है। ठीक, सरकार या समाजवादी अर्थव्यवस्था में आवश्यकताओं की प्राथमिकता देखा जाता है, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा हर आर्थिक समस्या का समाधान ढूंढा जाता है। तो प्रश्न था, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो कीमत तंत्र मतलब मांग और पूर्ति की शक्ति, मांग और पूर्ति की शक्ति के द्वारा कहाँ समाधान ढूंढा जाएगा बाबू? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्लियर? अगले प्रश्न पर आए। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था जानते हो। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसकी नींव कब रखी गई? उम्मीद है तुम इसका सही जवाब दे लोगे। ऑप्शन हम दे रहे हैं। प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में, प्रथम औद्योगिक नीति 1950 में, प्रथम औद्योगिक नीति 1956 में, प्रथम औद्योगिक नीति 1977 में। तो देखो, ये तो कंफ्यूज कर रहा है कि आखिर इन चारों में प्रथम औद्योगिक नीति होगा कौन? तो प्रथम औद्योगिक नीति बनी 1948 में। ठीक, औद्योगिक नीति प्रथम कब बनी? 1948 में। 50, 56, 77 गलत जवाब हो गया। ठीक है, जो भारत की प्रथम औद्योगिक नीति है जो 1948 में बनी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उद्योग मंत्री थे, ये भारत के प्रथम उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे,
इन्होंने भारत की प्रथम उद्योग नीति बनाया, संसद में रखा, और प्रथम औद्योगिक नीति में ही भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्ट्रक्चर था उसको मिश्रित बनाया गया। ठीक, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब हम लोग देख लिए कि यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुणों का मिश्रण होगा। ये पीपीपी मॉडल पर काम करेगा। यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात होगी, निजी सार्वजनिक सह अस्तित्व की बात होगी, और इसका बीजारोपण कहाँ किया गया, तो भारत के प्रथम औद्योगिक नीति 1948। क्लियर, एकदम समझ में आ गया बात। अब चलो हम लोग एक प्रश्न आज का क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछा जाएगा आप लोगों से। अगला प्रश्न बहुत ध्यान से सुनना है आप सभी लोगों को, सारे प्रतियोगी छात्रों को, इंटर के छात्रों को ध्यान से ये प्रश्न सुनना है और इसका जवाब आप लोगों को कमेंट्स के माध्यम से देना है। प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन स्वतंत्रता के बाद कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन दे रहे हैं 1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1956, 1 अप्रैल 1991, 1 अप्रैल 1990। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट्स के माध्यम से देना है और कोशिश कीजिए कि इस संदर्भ में अगर कोई विस्तृत जानकारी आपके पास है तो आप ज़रूर दें। धन्यवाद।